Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I'm here to explain you the last chapter of our syllabus, that is man and his environment. So basically this chapter is related or included in a branch of biology that is known as ecology. What is ecology? Ecology का थोड़ा सा introduction या थोड़े से basics सब grade 9 और 10 में पढ़ के आए हैं. So let's recall it again. उसके बाद हम इस chapter के main objectives को discuss करेंगे. So ecology is basically the study or of relationships between organisms and their environment. हम इस ecology के अंदर basically जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ क्या है उसको हम स्टडी करते हैं. आइदर वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या आइदर वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन में उन तमाम की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इकोलॉजी में भी हम इस चैप्टर में भी हमारे पास यही सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जा रहा है कि आपके पास जितने भी लाइक ह्यूमन के इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या है, इन्वायरमेंट ह्यूमन के ऊपर क्या अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह इन्वायरमेंट को हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह अपना इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशनशिप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन तमाम की स्टडी को हम इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजी के ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स विच इज बायोटिक फैक्टर्स एंड abiotic factors. Abiotic factors are known as non-living components of your environment. Okay, so these non-living factors can be air, oxygen, carbon dioxide, sunlight. ठीक है. So these are all non-living factors जो कि आपके environment के अंदर present है. Along with them, some biotic factors are also included or are also studied in ecology or in biotic factors. And biotic factors basically living factors होते हैं. So these living factors include animals, plants, microorganisms, insects आ जाएंगे, birds आ जाएंगी. ठीक है. So these are नॉन लिविंग फैक्टर्स. सो बेसिकली इकोलॉजी में इन तमाम चीज़ों का क्या इंटरेक्शन है उन सब की स्टडी की जाती है. अच्छा जी. सो व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट हियर, हम इसको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो उन कंपोनेंट्स की बेसिक्स इकोलॉजी के ऊपर ही है. ठीक है. सो ये कंपोनेंट्स क्या हैं उन तमाम को जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको फर्दर और क्लियर होता रहेगा कि हम किस तरह के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं या हम इकोलॉजी को यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली इसके मेन फैक्टर्स और मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर और आपके फर्दर डिफरेंट साइकिल्स और इंक्लूडेड हैं जिसमें आपकी कार्बन साइकिल आ जाएगी, वाटर साइकिल आ जाएगी, नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगी, न्यूट्रिएंट साइकिल आ जाएगी. ठीक है. तो उन तमाम के हम डिटेल्स को स्टडी करने वाले हैं. फिर आपके पास है फ्लो ऑफ एनर्जी. फ्लो ऑफ एनर्जी में कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल तक. प्लांट्स किस तरह जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनिमल्स में ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है. उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे. इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ लाइक इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके पास एवोल्यूशन की तरह का एक टॉपिक है कि किस तरह लैंड के ऊपर जो है या पूरे जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हुए, तो ये अर्थ जो है वो किस तरह पहले कैसी थी और अब कैसी, उन तमाम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. फिर कुछ पॉपुलेशन डायनेमिक्स हैं कि पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या है और फिर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इज़ लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को किस तरह से आपके पास या नेगेटिव या पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो हम तमाम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या. बेसिकली अगर हम इस टर्मिनोलॉजी की बात करें, इस पूरे वर्ड को देखें तो ये वर्ड आपको 3 तरह के डिविजन्स में नजर आएगा. दिस वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स. कौन कौन से हैं. बायो इज रिलेटेड टू बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है. ठीक है. सो हम इट मीन्स कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं. जियो, जियो इज जियोलॉजी. जियोलॉजी आपके पास अर्थ क्रस्ट की या हम अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं. सो इट मीन्स कि अर्थ क्रस्ट इज इन्वॉल्व इसमें. और फिर आपके पास हैं केमिकल्स. ठीक है. ये कौन से केमिकल्स हैं आपके एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, इधर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. सिंपल से एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस के कुछ अमाउंट है, सल्फर के कुछ अमाउंट है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल रेफर्स टू अ नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे एनिमल्स आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि अर्थ क्रस्ट को सराउंड किए हुए, और वो अर्थ क्रस्ट से हम फिर बायोलॉजी, इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन तीनों के रिलेशनशिप से जो एक साइकिल या इनके इंटरेक्शन से जो एक साइकिल है आपके पास जो चल रही है, दैट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों नेसेसरी है? ठीक है, यू नो दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिशन टू सर्वाइव। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं जो हम कहीं और से ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिंपल से एग्जांपल हम रेस्पिरेशन के लेते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन के एग्जांपल की बात करते हैं। वी नीड टू रिस्पायर। रिस्पायरेशन एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन नहीं होगी तो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली जो है वो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अब ये उनको रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन नीडेड है। ठीक है, ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? हमारा सोर्स क्या है ऑक्सीजन का? इन्वायरमेंट है। ठीक है, सो इट मीन्स कि वी आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर है। ठीक है, सो सिंपली बायोजियोकेमिकल साइकिल आपके सर्वाइवल साइकिल, या आप कह सकते हैं कि इसमें वो तमाम एलिमेंट्स नीडेड हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके फर्दर आपके जो आपको डिटेल्स नेक्स्ट हम जो साइकिल्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें फर्दर आपको और क्लियर हो जाएगा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम यहाँ पे क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपको हम फिर जो साइकिल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के बाद फिर हम एक वाटर साइकिल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम एक नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। तमाम आप कह सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि व्हाट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट साइकिल, व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल? न्यूट्रिएंट साइकिल हमें ये बताते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंटरेक्शन आपको यहाँ पे समझ आएगा, और ये पता चलेगा जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल रिजर्वॉयर्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ हमारे पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? सिंपली अगेन हम प्लांट्स की बात करते हैं। हम यहाँ प्लांट्स को बार बार डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस करने वाले हैं? बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एनवायरनमेंट। प्लांट्स आर नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। व्हाई दे आर प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। उनके पास एबिलिटी है, देयर ऑटोट्रॉफ्स, दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल्दो वो उनके अपने सर्वाइवल के लिए तो रिक्वायर्ड है, अलोंग विद दैट वो हमें भी एक आप कह सकते हैं हमारे भी कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी इसी तरह आपको डिफरेंट इंटरेक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपको एनर्जी ट्रांसफर नजर आएगी कि लिविंग और नॉन, ये तो ऑल द एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी, लेकिन इसी तरह नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट्स के थ्रू भी किस तरह हम तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, उन तमाम को हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट साइकिल में आपको 4 टाइप्स ऑफ रिजर्वॉयर्स नजर आएंगे सबसे पहले। ठीक है, सो उन रिजर्वॉयर्स को देखते हैं। ओके, सो व्हाट आर रिजर्वॉयर्स? ये रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? नेचर के अंदर डिफरेंट तरह के रिजर्वॉयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट टाइप्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो ये रिजर्वॉयर्स हैं क्या? ये नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वॉयर्स के कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं कि इन रिजर्वॉयर्स के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल क्यों प्रेजेंट है, इनके प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम न्यूट्रिएंट साइकिल को क्यों यहाँ डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये बता
बताना चाह रहे हैं कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफर हो रही है या आपके लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वॉयर्स के करेक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या करेक्टर्स हैं, किन के अंदर कोई ना कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर होना चाहिए ताकि वो एक्सचेंज हो सके। सेकंड करेक्टर क्या है कि वो मटेरियल जो उनके अंदर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली अवेलेबल हो किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ के लिए। ठीक है, कैसे, आप ये क्या करेक्टर्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए रिजर्वॉयर ए की। Reservoir A consists of organic materials available as nutrients। ठीक है, reservoir A ऐसे reservoirs जिनके अंदर organic material present है। Organic again आपके living organisms का material है। ठीक है, so organic material के example living organisms या detritus है। ठीक है, डिट्राइटिस, डिट्राइटिस इज डेब्रिस या वेस्टेज, ऐसा मटेरियल जो कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर सके, उसको हम रिजर्वॉयर ए कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एग्जांपल हम देखते हैं रेस्पिरेशन के। अगेन रेस्पिरेशन से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। Yes, we are exhaling carbon dioxide, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं एनवायरनमेंट को। वो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट है। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट कौन सा और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, प्लांट्स यूज करें। ठीक है, सो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है कि एक न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो रहा है एक लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, सो डिट्राइटिस इज वेस्ट। हम कौन सा वेस्ट, अगेन हम ह्यूमन के एग्जांपल डिस्कस करें तो यहाँ पे ह्यूमन क्या वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस सम वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन के थ्रू हम कुछ वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। या हम एनिमल्स की एग्जांपल है तो अगेन एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं। अब एनिमल्स जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम काउ डंग की बात करें, काउज डंग विच इज नोन एज गोबर, वो गोबर एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है अक्सर जगह पे या मोस्ट ऑफ द जगह पे, दैट इज नोन एज नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है, सो क्या हुआ, काउ जो थी दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसने अपना वेस्ट एक्सक्रीट किया। अब उस वेस्ट के अंदर कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हुए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, ओके, सो रिजर्वॉयर बी पे आते हैं। रिजर्वॉयर बी कंटेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल। रिजर्वॉयर बी में भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे बट दे आर अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट। अब इनका क्या काम अगर ये अनअवेलेबल ही है, इट मीन्स कि वो एक, आप कह सकते हैं कि एक स्टोरेज फॉर्म में आप इसको यूज डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन मे बी कुछ टाइम बाद या कुछ अरसे बाद या किसी और तरीके से आपके यूज में वो आए। एग्जाम्पल क्या है इसकी, कोल है, ऑयल है, आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, सो दे कैन प्रोड्यूस गैशियस न्यूट्रिएंट्स, लाइक अगर आप कोल को बर्न करें या ऑयल को बर्न करें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, सो इट मीन्स डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं थे लेकिन आपने इनको बर्न किया तो आपको डिफरेंट गैसेस मिली जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ रिजर्वॉयर दैट इज रिजर्वॉयर सी। अब रिजर्वॉयर सी में क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऊपर हमने जो दो ग्रीन बॉक्सेस की बात की उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडेड थे। नीचे जो हम बॉक्सेस देख रहे हैं ब्राउन कलर के, इट कंटेन्स ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रिजर्वॉयर सी में इनऑर्गेनिक मटेरियल, इट मीन्स के इसके अंदर ये बायोटिक फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो कि डायरेक्टली अवेलेबल है, एग्जांपल है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने यहाँ पे बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आपके पास नाइट्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, सो डिफरेंट, ये दीज ऑल आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद सॉइल है, वाटर है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सॉइल के अंदर प्लांट के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं तो सॉइल जो है वो ट्रांसफर करेगी वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर। वाटर एन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। हमारे प्रोटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट है। और सेल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी ओवरऑल 70% वाटर से मिलके बनी है। ठीक है, सो अलॉन्ग विद ह्यूमंस प्लांट्स को भी वाटर इसी तरह एसेंशियली रिक्वायर्ड है। कुछ
और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, दे ऑल नीड वाटर. सो रिजर्वॉयर सी कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो डायरेक्टली अवेलेबल होंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ के लिए. फिर आ जाए रिजर्वॉयर डी के ऊपर. रिजर्वॉयर डी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बट दीज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अगेन हम इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्दो हम इनको लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इनको किसी और वे में यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. डायरेक्टली हमारे लिए अवेलेबल नहीं है. एग्जाम्पल इसके देखिए, मिनरल्स एंड रॉक्स. ठीक है, अब रॉक्स के अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो इन मेजोरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन रॉक्स, जिनको हम लेटर ऑन अपने किसी भी यूज़ के लिए हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इन रॉक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इनमें से मिनरल्स प्रोड्यूस हो. ठीक है, सो दैट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल. अगर हम इस न्यूट्रिएंट साइकिल को समराइज करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल हमें ये बताती है कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हो रही है लिविंग और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से या एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग कंपोनेंट से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक. ठीक है, सो इट्स लाइक एक्सचेंज हो रहा है, एक ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स का. सिंपली हम इसको न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आपकी साइकिल है, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल अगेन वेट देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो रही है. साइकिल मीन्स कि एक चीज कंटिन्यूएशन में है. ठीक है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक जगह से स्टार्ट हो रही है, वहीं पे स्टॉप हो रही है, फिर दोबारा स्टार्ट हो रही है. इट्स लाइक योर वॉल क्लॉक, कि आपकी घड़ी में एक दफ़ा 12 बजते हैं, वो दोबारा से वो वॉल हैंड्स जो हैं आपके मिनट हैंड दोबारा से चलना शुरू होते हैं, 12 बजाते हैं, फिर दोबारा 12 बज रहे हैं. तो एक जगह से स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह है, वो एंड हो रहा है, तो दोबारा से वही चीज़ दोबारा स्टार्ट हो रही है, वही चीज़ दोबारा स्टार्ट हो रही है. दैट इज साइकिल. तो इट मीन्स कि कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में. तो यहाँ पे कि हम किस चीज़ की बात करें, वाटर की बात कर रहे हैं. व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल का एक और नाम जो आपके पास बुक में भी मेंशन है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, इट इज अ बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय व्हिच वाटर सर्कुलेट बिटवीन अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड बॉडीज ऑफ वाटर. ठीक है, सो एक ऐसी साइकिल जिसमें वाटर सर्कुलेट कर रहा है. कहाँ सर्कुलेट कर रहा है? अर्थ के सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, और फिर वापस वाटर बॉडीज के अंदर आ रहा है. वाटर बॉडीज क्या है आपके? रिवर्स हैं, सीज हैं, लेक्स हैं. ठीक है, सो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट इज नोन एज वाटर साइकिल. As you can see here as well, the water cycle is also known as hydrological cycle or hydrological cycle. It describes continuous movement of water on and below the surface of earth. Surface earth के surface के ऊपर भी, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्लाउड्स कह सकते हैं आप. अर्थ के सरफेस के नीचे भी, अर्थ के सरफेस के नीचे क्या आ जाएगा? अर्थ के सरफेस के नीचे आपके पास रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. अब हम वाटर साइकिल यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगेन अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. ठीक है, इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है, सो दैट्स वाई वाटर नीड्स टू बी कंटिन्यूसली, वाटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि हमेशा उसके लिए रेडली अवेलेबल रहे जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी नीड हो. ठीक है, सो लेट्स सी कि वाटर साइकिल हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रही है. Okay, so we'll start water cycle from here. हम usually क्या water cycle हमारे पास इस process से start हो रही है, that is evaporation. अब in this picture you can see कि यहाँ पे नीचे जो है वो एक water body present है. either वो कोई lake हो सकता है या ocean हो सकता है. ठीक है, अब इस ocean के ऊपर sun present होगा. ठीक है, of course environment में हर जगह sun present होता है, तो यहाँ पे भी sun present है. अब इस sun की presence की वजह से क्या हुआ, वो water जो है उसको हीट मिली. ठीक है, सनलाइट से डायरेक्टली उसने हीट एब्जॉर्ब की. हीट मिलने की वजह से वाटर जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो गया, उस वाटर के अंदर एवेपोरेशन स्टार्ट हुई. ठीक है, सो इस एवेपोरेशन से
और इसके अलावा इस एवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर्स जो हैं आपके पास अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एवेपोरेशन के अलावा भी प्लांट्स जो हैं वो भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सो ये दो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वाटर वेपर्स जो हैं आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्या हुआ, वाटर एवेपोरेट हुआ, वाटर एवेपोरेट होने के बाद आपके पास अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम क्लाउड्स की बात करें कि क्लाउड्स तक पहुँच गया। क्लाउड्स में पहुँचने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली इन्वायरमेंट जो है दैट इज़ मच कूलर देन दिस अर्थ क्रस्ट। अर्थ के अगर हम लैंड से रिलेट करें क्लाउड्स के इन्वायरमेंट को या स्काई के इन्वायरमेंट को, तो वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो जैसे जैसे वाटर राइज होता रहेगा एटमॉस्फेयर के अंदर वो एक कूलर टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। जैसे वो कूलर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। इस कंडेंसेशन से क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो रेन या आइस क्रिस्टल्स के अंदर टर्न होना शुरू हो जाएंगे, जो कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी कराते हैं, ठीक है। ये वाटर वेपर्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो ये वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू क्लाउड्स। तो जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते रहते हैं, क्लाउड्स बनते रहते हैं, जैसे एक लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास अर्थ सरफेस जो है कंडेंसेशन से हमारे पास एक और प्रोसेस होगा। ये वाटर वेपर्स जो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो चुके थे, इन क्लाउड्स के अंदर अब एक और प्रोसेस होगा दैट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, सॉरी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ओके वी आई एम स्टार्टिंग अगेन, ठीक है। सो कंडेंसेशन हुई, वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए क्लाउड्स के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो क्लाउड्स जो हैं वो जब एक लार्ज क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है, जब उसके अंदर इतने सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हुआ आ गए हैं कि अब वो और उनका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता सिंपली, ठीक है। सो वो क्लाउड्स अब क्या होंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू रेन, स्नो, हेल, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी है, ये तमाम जो है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो कंडेंसेशन से वाटर कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू रेन, स्नो और हेल बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब इस प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या हुआ कि दैट वाटर वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन। अब ये वाटर जो है वो फिर दोबारा से फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर इज converted back onto the earth's surface again, ठीक है। सो अब वही सिंपली जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे कि रिवर और लेक से वाटर एवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, प्रेसिपिटेशन के बाद दोबारा से वाटर रिवर और लेक्स में रिटर्न हो गया, ठीक है। सो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। अब इस वाटर साइकिल का फ़ायदा क्या है कि अगेन हमारे पास ये इसका इसका इम्पोर्टेंस ये है कि वाटर जो है वो रेडिली अवेलेबल रहेगा हमारे पास हर वक्त। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो तमाम किसी भी वक्त पर इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। वाटर हमेशा जो है वो कंटिन्यूसली इस साइकिल के थ्रू जो है अवेलेबल रहेगा। Okay, so the next topic is related to water cycle again. Water cycle की थोड़ी सी further explanation है, which I'll record it in the next session. ठीक है, so because the capacity for this session is over, I'm sending you another video for this chapter.